आज है। पिछली बार भी बम्पर वोटिंग वहां पर की गई थी और बीजेपी ने जो है टीएमसी को चैलेंज भी किया है 142 सीटों पर। क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई वो साफ बताता है कि यह एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग है एक। और दूसरा, बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिया। यही परसेंटेज है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में महिलाएं क्यों निकल रही हैं, जो कि ट्रेडिशनली ममता बनर्जी के वोटर रही हैं? वो इसलिए निकल रही हैं क्योंकि जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और बाकी तमाम समाजवादी पार्टी इन सबने मिलकर गिराया, और उसके बाद गिरने के बाद, वो बिल गिरने के बाद जिस तरीके से मेजें थपथपाई है, उसको पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने देखा है कि उनके हकों पर हमला कर रही है तृणमूल कांग्रेस। तो ममता दीदी स्वयं एक महिला होते हुए महिलाओं का हक छीनने का जो उन्होंने काम किया है, जो पाप किया है, उस पाप की सजा उनको पिछले चरण में मिला। और इस चरण में भी जबरदस्त वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आ रही है। और ममता दीदी का यह आखिरी चुनाव है। इसके बाद इनकी पार्टी वैसे ही बिखरेगी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिखर गई। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का कोई नाम अब तक सामने नहीं आया है। उद्धव ठाकरे जी का नाम जो है वो चर्चा में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाविकास अघाड़ी की इतनी बड़ी दुर्गति हो गई है कि तीनों पार्टियों में से, चाहे उबाठा हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों में से कोई भी पार्टी अकेले दम पर अपना एमएलसी चुन के लाने की क्षमता नहीं रखता है। और तीनों मिल करके एक कॉमन उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत तरस आता है श्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के ऊपर। बाला साहब जी के सुपुत्र हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक ऐसे मकाम पर पहुंचाया था कि वो स्वयं लोगों को एमएलसी बांटते थे। आज हालात ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने उनकी पार्टी को इतना खराब कर दिया, इतना खत्म कर दिया है कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि अकेले दम पे वो एमएलसी का चुनाव जीत करके आ सके। और अब बाकी अपने सहयोगी दलों के सामने कटोरी लोग लेकर के ऐसे एमएलसी के लिए भीख मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। इससे तो बेहतर है उनको उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए कि उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो। लेकिन राजनीति बेगैरत हो चुकी है और ऐसे बेगैरत लोग अपने पिताजी के मान सम्मान की रक्षा करने की भी चिंता नहीं कर रहे। इसलिए संभवतः एमवीए की तरफ से उनको एक उम्मीदवार बनाया जाएगा। और अगर उम्मीदवार बने तो मुझे लगता है कि शिवसेना प्रमुख के लिए एक बहुत ही शर्मनाक दिन देखने को मिलेगा। देखिए, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था पिछले साल 22 अप्रैल को, जिसके तहत वहां के आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों से उनका धर्म पूछ करके, उनसे कलमा पढ़ने का आग्रह करके, चुन चुन करके लगभग 20-22 लोगों को मारा था। और वो बेचारे हमारे पर्यटक, हमारे हिंदू पर्यटक शहीद हो गए थे। बिल्कुल वही ट्रेंड मीरा भाईंदर में दिख रहा है। जिस तरीके से उस जिहादी ने हमारे जो सुरक्षा रक्षक होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनसे धर्म पूछा और उनसे बोला गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। लेकिन वो हिंदू थे, कलमा पढ़ नहीं सकते थे और आखिरकार उनके ऊपर हमला किया गया। एक की जान चली गई, शायद एक अभी जिंदगी से जूझ रहा है। तो ऐसे में इन जिहादियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में काम कर रहा है और उनका पूरा लक्ष्य इस समय महाराष्ट्र पर। जिस तरीके से कॉरपोरेट जिहाद और लव जिहाद जैसी घटनाएं दिख रही हैं, जिस तरह से दिख रहा है कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके और उनका यौन उत्पीड़न करके उनको सताया जा रहा है, बिल्कुल वही नेटवर्क दिख रहा है मुझे। और उसी नेटवर्क का हिस्सा मीरा रोड भाईंदर में भी है। मैं महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई पुलिस पर मुझे बड़ा विश्वास है, बहुत गर्व है। वो निश्चित तौर पर इस पूरे नेटवर्क को नष्ट करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है इस पूरे नेटवर्क के तह में जाया जाए और इनके पीछे कौन से माइंड है, मास्टर माइंड कौन है, उनको ढूंढा जाए और पूरा इस नेटवर्क को तहस नहस कर दिया जाए, ताकि महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग सुरक्षित रह सके। सर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 15 अगस्त तक की डेट जो है वो अब बढ़ा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुंबई में और महाराष्ट्र में जो ऑटो और टैक्सी चला करके अपना उदर निर्वाह करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे गरीब लोगों के दुख को समझा और उनके ऊपर जो तलवार चलाई जा रही थी उस तलवार को रोक दिया। भाषा का विरोध कोई नहीं कर रहा।
मराठी भाषा का सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है। मराठी भाषा, यहाँ रहने वाले लोगों को मराठी भाषा में संवाद करना चाहिए, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक बहुत छोटे समय में हम एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं और आपका टेस्ट लेंगे और अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपका परमिट जब्त कर लिया जाएगा और आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, आपका बैज ड्राइविंग का जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। क्या उनका जॉब उनसे छीन लिया जाएगा? उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। इसलिए हम लोगों ने इस विषय को हाथ में लिया। हमने बार बार कहा कि मराठी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी गरीब कमजोर से उसकी रोजी रोटी छीना जाए भाषा के नाम पर, यह आपत्तिजनक है। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक ने और पूरी महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों के इस दर्द को समझा और इसको आगे बढ़ाया है। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी, सरकार की तरफ से भी ऐसी योजना है और हम लोग भी कुछ इसमें शामिल होंगे कि जितने भी ऑटो चालक हैं जो नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन जो नहीं बोल पाते, उनको एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि बोलचाल की व्यवहारिक मराठी भाषा वो सीख सके।